हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी का। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें हमने इंडोलॉजी, जीएस, पूरे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एम श्रीनिवास और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी की एआरटीएसआई, ये 3 टॉपिक से रिलेटेड सारे मॉडल आंसर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज चल रही है और सोशियोलॉजी पेपर 2 के पीवाईक्यूज हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। पेपर 1 की भी वीडियोस मैंने बनाई है, अगर आपने वो भी मिस कर दी है तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी सारे मॉडल आंसर डिस्कस किए और सब पीवाईक्यूज हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें भी हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये 2 टॉपिक से रिलेटेड आज मॉडल आंसर जो भी पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स या 15-20 ईयर्स के, तो वो हम देखेंगे। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में ये 3 पीवाईक्यूज हैं। फर्स्ट है, एग्जामिन द सोशल बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 2022 का 20 मार्क का क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे नेशनलिज्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम बताएंगे कॉलोनियल इम्पैक्ट, एजुकेशन, रिफॉर्म्स, मिडिल क्लास, प्रेस, कास्ट, वुमेन, इकोनॉमी, कल्चर, ग्लोबल लिंक्स। इन सब के एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट था नेशनलिज्म को शेप करने में, इन सब चीज़ों का। फिर कंक्लूड कर देंगे हम सोशल टर्निंग के बेसिस पे पॉलिटिकल नेशनलिज्म के सेंस में। इसमें इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सबसे पहले कि इंडिया एक ऐसा सपना जो सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं, कल्चर, स्ट्रगल और एस्पायरेशन से बनता है। नेशनलिज्म यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं था, इट वाज बोर्न फ्रॉम द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन। तो इंडियन नेशनलिज्म वाज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, जैसे कि यार जिसे कहते हैं, इट वाज रूटेड इन द मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ ब्रिटिश रूल। और बेनेडिक्ट एंडरसन के वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो इट वाज एन इमेजिन कम्युनिटी, एक आइडिया जिसमें मिलियंस ने अपनी आइडेंटिटी और बिलोंगिंग्स ढूंढी। तो ये हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में, बेनेडिक्ट एंडरसन और यार जिसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप ये याद रखिएगा। फिर मेन बॉडी में बताएंगे कॉलोनियल इम्पैक्ट एंड एजुकेशन। सबसे पहले ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जिसमें मैकॉली ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया और ये नए मिडिल क्लास से क्रिएट हुआ था, जैसे कि नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लीडर्स, रेलवे और टेलीग्राफ ने इंडिया को फिजिकली इंटीग्रेट किया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये एक अनकॉन्शियस टूल ऑफ यूनिफिकेशन था। सोच के देखो आप, एक रेल ट्रैक ने देश को कैसे पॉलिटिकली और सोशली कनेक्ट किया। तो ये हम बताएंगे इसमें। और फिर सेकंड पॉइंट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। इस पार्ट में हम ये बताएंगे कि जहाजराम मोहन रॉय ने रेशनलिज्म और एंटी सती मूवमेंट स्टार्ट किया था। और दयानंद सरस्वती ने वैदिक रिवाइवल और स्वदेशी स्पिरिट जगाई। और सर सैयद ने मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए प्रमोट किया। इन रिफॉर्म्स ने कल्चरल प्रीलूड क्रिएट किया, तो वो भी किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। इसे डिसाइड कहते हैं कि चेंज स्टार्ट्स इन माइंड्स बिफोर पॉलिटिक्स। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ प्रेस एंड पब्लिक। वर्नर जैसे कि इसमें बताएंगे कि प्रेस ने आवाज दी आम लोगों को इस तरह से, जैसे केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, ये न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ नहीं थे, वेपन्स ऑफ अवेकनिंग बन गए। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस से पता चलता है कि ब्रिटिश कितने अफ्रेड ऑफ आइडियाज थे। फिर फोर्थ पॉइंट है कास्ट, कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी। कॉलोनियल सेंसस ने कास्ट हाइड कर दिया, लेकिन जो लीडर्स थे जैसे ज्योतिबा फुले और नारायण गुरु ने सोशल इक्वालिटी के लिए स्टैंड लिया। जस्टिस एंड इक्वालिटी वर बिकमिंग द पिलर्स ऑफ नेशनलिज्म। तो कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी में हम ये बताएंगे। फिर है वुमेन एंड रिफॉर्म। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। पंडिता रामाबाई, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने विमेन्स एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को पुश किया। ये बताता है कि फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट विमेन्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में हम बताएंगे कि नारोजी ने ग्रेन थ्योरी समझाई थी और आरसी दत्त ने लैंड रेवेन्यू का क्रिटिक दिया था। तो 1905 के स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ और प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं थे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का असर्शन थे एक तरह से। फिर कल्चरल रेनेसेंस,
यहाँ पे हम बताएँगे कि बंकिम चंद्र ने नेशनल सॉन्ग दिया। विवेकानंद और टैगोर ने हेरिटेज और प्राइड को सेलिब्रेट किया था। सिंबल जैसे कि भारत माता, ये सब आर्ट नहीं था, ये यूनिटी के आइकन्स बन गए थे उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताएँगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इथियोपिया की इटली पर विक्ट्री, ये एग्जाम्पल इंस्पायर करते हैं कि ओप्रेस्ड लोग भी राइज एंड फाइट फॉर फ्रीडम कर सकते हैं। फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकली, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक करंट्स का कॉम्बिनेशन था। सोशल टर्निंग ने एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाया, और जैसे नेहरू ने कहा था कि ये माइटी रिवर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बन गई, जिसमें सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों का प्रूफ था। So remember कि history is not just dates and events, it's the story of a people, ideas and courage that shaped a nation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, colonial administrator have to construct the very traditionalism which marked the Indian society as a backward. इसमें हम क्या बताएंगे, 20 मार्च का 2020 का PYQ है। इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टेड ट्रेडिशनलिज्म को, क्योंकि उसमें यही पूछा है। फिर बताएंगे कि कैसे कॉलोनियल रूल ने कोडिफिकेशन, सेंसस, कास्ट लॉ, रिफॉर्म, इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट किए या क्या इम्पैक्ट हुआ इसका। फिर थिंकर्स के सेंस में से सप्लीमेंट करेंगे, एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे कि ये चीज़ें थी। फिर कंक्लूड कर देंगे कि ट्रेडिशन का कैसे री इन्वेंशन हुआ और ये रूल को कैसे लेजिटिमाइज करता है। तो सबसे पहले कि अ, हम इसमें ये बताएँगे कि इंडिया एक ऐसा देश जहाँ ट्रेडिशन का मैजिक और मिस्ट्री हमेशा से था, लेकिन क्या ये ट्रेडिशन असली था या कंस्ट्रक्टेड बाय कॉलोनियल रूलर? तो इसी को डाइव करना है हमें। लेट्स डाइव इन। तो colonialism didn't just exploit India economically, ऐसे इंट्रोडक्शन में बताएंगे, they reshaped society itself, inventing, preserving, reinforcing tradition that portray India as a backward energy. In short, they made a tradition a tool of domination. हेस्टिंग और विलियम्स जोन्स ने 1772 के बाद हिंदू और मुस्लिम लॉ कोडिफाई किए थे। ये हम कोडिफिकेशन ऑफ कस्टम लॉ में एक्सप्लेन करेंगे। तो डायनेमिक कस्टम्स को फ्रीज कर दिया, रिजिड टैक्स बन गई था। सो पर्सनल लॉज ने कास्ट और पेट्रियार्की को स्ट्रेंथन किया, जैसे बर्नरपूर ने कहते हैं कि कॉलोनियल नॉलेज प्रोडक्शन क्रिएटेड ट्रेडिशनल इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसस एंड क्लासिफिकेशन। 1871 से सेंसस ने कास्ट हायरार्की इन्यूमरेट की, फ्लूइड आइडेंटिटीज को रिजिड बॉक्सेस में डाल दिया। इमेजिन की आइडेंटिटीज जो कभी फ्लेक्सिबल थी, सडनली क्या बन गई, बिकम फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मार्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रीइंफोर्समेंट ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। ब्रिटिश ने कास्ट प्रिविलेजेस को लीगल रिकॉग्निशन दी और सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 और 1932 से कम्युनल आइडेंटिटीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। निकोलस डिक्स कहते हैं कि कास्ट इज मॉडर्न एंड कॉलोनियल। ब्रिटिश ने कास्ट को सेंट्रलिटी दी जो पहले नहीं थी। ओरिएंटलिस्ट और यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसमें क्या होता है कि ओरिएंटलिस्ट ने एशियन टेक्स्ट ग्लोरीफाई किया और सोसाइटी को सांस्कृतिक ट्रेडिशन में प्लीज कर दिया। यूटिलिटेरियंस जैसे कि मैकॉले ने इंडिया को स्टैटिक लेबल किया, और ये जस्टिफिकेशन बना रिफॉर्म्स के और इंपीरियल रूल का। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जस्टिफिकेशन था एक तरह से। और फिर कॉलोनियलिज्म का हम क्या बता सकते हैं, कॉलोनियलिज्म मास्टर द आर्ट ऑफ डिफाइनिंग सोसाइटी ऑन इट्स ओन टर्म। इतने मैनिपुलेटिव थे ये। फिर ट्रेडिशन वर्सेस रिफॉर्म्स डिलेमा। तो while banning सती 1829 and promoting widow remarriage 1856 में, तो रिफॉर्म्स को सिविलाइजिंग मिशंस के रूप में प्रेजेंट किया गया। सोसाइटी को बैकवर्ड और ट्रेडिशन बाउंड दिखाया। सिलेक्टिव रिफॉर्म्स बिकम अ मिरर शोइंग व्हाट रूलर्स वांटेड टू सी। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस। अब इसमें क्या था कि लैंड पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, रखवाली ने एग्रेरियन रिलेशन डिस्टर्ब किए थे, तो पॉवर्टी को ब्लेम किया गया ट्रेडिशनल फेडरलिज्म पर। एजुकेशन पॉलिसी ने इंटरमीडिएटरीज क्रिएट किए, मासेस को इग्नोरेंट दिखाया, और बैकवर्ड बाय डिजाइन नॉट बाय नेचर। तो ये हम बता देंगे इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट हम कंक्लूड कर देंगे आंसर। ये जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर डिडंट जस्ट रूल इंडिया, दे कंस्ट्रक्टेड इट्स इमेजेस बैकवर्ड, हायरार्किकल एंड ट्रेडिशन बाउंड। एज निकोलस ने कहा था कि colonialism made caste what it is today. Tradition was reinvented to legitimate nation, and it's not always what it stands. It's what power wants you to believe. तो आपको एक बात समझना चाहिए इससे
ये रिमेंबर कि ट्रेडिशन इज़ नॉट ऑलवेज़ एंशिएंट, समटाइम इट्स अ स्टोरी रिटन बाय पावर। अंडरस्टैंडिंग कि स्टोरी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। जिसके हाथ में पावर है, वो उसके हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करेगा, जैसे कि कॉलोनियल रूलर्स ने करा था। तो हम इसमें ये करके एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएँगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हम नंबर 3 डिस्कस में हम कर रहे हैं। बताएँगे कि डिस्कस मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 2015 द पीवाईक्यू 20 मार्क। इसमें हम बताएँगे कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था ना, सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स का खेल नहीं था, ये क्लास स्ट्रगल और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की एपिक स्टोरी थी एक तरह से। अगर हम मार्क्सिस्ट लेंस से देखें, तो नेशनलिज्म एक मटेरियल रियलिटी है, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन। इंट्रोडक्शन में हम तो ये पहले मैं अप्रोच डिस्कस कर लेती हूँ। अप्रोच में बताएँगे कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को डिफाइन करेंगे एज़ अ क्लास बेस्ड, क्लास की बात करते हैं मार्क्सिस्ट। और फिर इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मेन बॉडी में मेंशन करेंगे। बोर्जोइस लीड कांग्रेस, पीसेंट वर्कर, मार्जिनलाइजेशन, स्ट्रेंथ, क्रिटिसिज्म। कंक्लूड कर देंगे एक बैलेंस व्यू के साथ इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म के सेंस में। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताएँगे कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एक तरह से देखते हैं इंडियन नेशनलिज्म को क्लास स्ट्रगल की तरह, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल ऑपरेशन का ये प्रिज्म से इसे देखा जाता है। आर आमदत्त कहते हैं कि इट वाज शेप्ड बाय द क्लैश ऑफ इंपीरियलिस्ट एंड बर्जुइस इंटरेस्ट। ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, ये ग्राउंडेड रियलिटी थी जिसमें लीडरशिप और मासेस का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बताएंगे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज अ पीस। ये कोर फीचर है मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन के अंदर। हम इसमें ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि ब्रिटिश ने इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को लूट लिया था पूरी तरह से। दादा भाई नारोजी ने अपनी रिटेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के थ्रू ये समझाया है कि इंडिया का जो पैसा है ना, वो ब्रिटेन में जा रहा था। और आर जो तत्व है, आर तत्व कहते हैं कि नेशनलिज्म लार्जली एक बर्जोइस लीड रिएक्शन था टू दिस एक्सप्लॉयटेशन। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल है डीप रूटेड, है डीप इकोनॉमिक रूट, नॉट जस्ट अ कल्चरल प्राइड। सेकंड पॉइंट, क्लास कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस। यार ऐसा ही कहते हैं कि कांग्रेस लार्जली रिप्रेजेंटेड द इमर्जिंग इंडियन बॉर्जोइस, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड, प्रोफेशनल्स। पीजेंट्स और वर्कर को लीडरशिप में ज्यादा स्पेस नहीं मिला। मासेस वर मोबिलाइज पर देयर इंटरेस्ट वर ऑफन सेकेंडरी। एग्जाम्पल में चंपारण खेड़ा मूवमेंट पीजेंट इन्वॉल्व थे, पर गांधी जी ने रेडिकल डिमांड्स को इतना से मॉडरेट किया था, ऐसे यार देसाई जी ने बताया। फिर है इसमें पीजेंट एंड वर्कर मार्जिनलाइजेशन। पीजेंट एंड वर्कर मार्जिनलाइजेशन, मार्क्सिस्ट आर्ग्यू के पीजेंट्स और वर्कर के स्ट्रगल्स को लीडरशिप कंट्रोल करती थी। गांधी जी का जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह ने पीजेंट मिलिटेंसी को रिस्ट्रेन किया। मास मूवमेंट चल रही थी, पर बट एलीट डिक्टेटेड द टर्म्स। ये टेंशन मार्क्स पर्सपेक्टिव का कोड है, एलीट लीडरशिप वर्सेस ग्रास रूट एस्पायरेशंस। तो ये बताया, मार्क्सिस्ट ने आर्ग्यू किया ये पॉइंट। तो हम बताएंगे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। स्ट्रेंथ ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच में, मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमें ये समझ आता है कि नेशनलिज्म का के जो मटेरियल रूट्स एक तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी ने क्लास फॉर्मेशन को शेप किया। इंडस्ट्रियल रिवर एग्रीकल्चर टेनेट्स वर्सेस, और ये अप्रोच कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है एलीट लीडरशिप और मास डिमांड्स के बीच। इट मेक्स अस सी नेशनलिज्म इज अ ग्राउंडेड रियलिटी, नॉट जस्ट स्लोगन्स। फिर है क्रिटिसिज्म एंड रिविजनिस्ट व्यूज। इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे हम कि क्रिटिक्स आर्ग्यू के मार्क्सिस्ट रिड्यूस नेशनलिज्म टू अ क्लास स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि नेशनलिज्म वाज अ प्लूरल एंड डेमोक्रेटिक, शेप्ड बाय गांधीज मास पॉलिटिक्स। पीजेंट, वुमेन एंड वर्कर्स सब एक्टिव थे। विपिन चंद्र कहते हैं कि कांग्रेस बैलेंस डाइवर्स क्लास इंटरेस्ट टू सस्टेन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। और सब स्टडीज पॉइंट आउट करते हैं कि ऑटोनोमस पीजेंट कॉन्शियसनेस Marxists ignored. So nationalism was not just economic; it was ethical, cultural, and political too. तो इस तरह से हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम कंक्लूजन में देखेंगे कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच थी ना, वो एक्सप्लेन करती है नेशनलिज्म का जो प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड अ क्लास कॉन्ट्रडिक्शन। लीडरशिप लार्जली वर्जर्स थी, मतलब हेल्प्स के पास थी, स्ट्रगल लार्जली मास ड्रिवन था, बट नेशनलिज्म कैन नॉट बी रिड्यूस टू इकोनॉमिक सलून। ये शेप था कल्चर, आइडियाज, मास मोबिलाइजेशन और एथिकल वैल्यूज से।
तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, एक तरह से ये बात समझ आती है हमें कि हिस्ट्री इज़ नेवर वन डायमेंशनल। इंडियन नेशनलिज्म वाज़ अ क्लास, इट वाज़ अ कल्चर, इट वाज़ अ करेज एंड अबव ऑल इट वाज़ द वॉइस ऑफ मिलियन डिमांडिंग जस्टिस एंड फ्रीडम। होप आपको समझ आ गया होगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में हम 3 टोटल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस योगेंद्र सिंह्स थीसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड इवैल्यूएट्स इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। योगेंद्र सिंह का व्यू बताना है इसमें। अब अप्रोच क्या रहेगी हमारी इसमें? अप्रोच ये रहेगी कि हम योगेंद्र सिंह के थीसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन को डिफाइन करेंगे। फिर बताएँगे कि मेन बॉडी में की सिंथेसिस, इसमें ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, इनका सिंथेसिस एग्ज़ाम्पल के साथ एक तरह से क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे और उसका रिलेवेंस बताएँगे प्रेज़ेंट डे, और इसे कंक्लूड कर देंगे बैलेंस व्यू के साथ। तो अब देखते हैं इसमें। तो इंडिया का जो मॉडर्नाइज़ेशन था ना, इंडिया का मॉडर्नाइज़ेशन एक स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं था। या ट्रेडिशन खत्म हो मॉडर्निटी शुरू, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स अ रीइन्वेंशन। योगेंद्र सिंह ब्यूटीफुली सेज कि मॉडर्नाइज़ेशन इन इंडिया इज़ द मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ ट्रेडिशन, नॉट द एंड ऑफ ट्रेडिशंस। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएँगे कि 1973 ने अपनी जो उनकी फेमस बुक थी योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में, उन्होंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन एक दूसरे के एनिमीज नहीं, बल्कि एक दूसरे के कंपेनियंस थे। मतलब कंपेनियंस है, मतलब जैसे नदी अपना रास्ता बदलती है ना, बट पानी वही रहता है। वैसे ही इंडियन ट्रेडिशन ने अपने आप को मॉडिफाई करके मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को एब्जॉर्ब किया था। फिर मेन बॉडी में हम एक्सप्लेन करेंगे योगेंद्र सिंह का व्यू मॉडर्नाइजेशन डायमेंशन के सेंस में। सिंह कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन सब इंडियन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कास्ट, कास्ट क्या पहले से रिचुअल हायरार्की थी, लेकिन अब कास्ट से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी आती है। मंडल कमीशन इज द परफेक्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हम बताएंगे ये मॉडर्नाइजेशन डायमेंशन हो गई। अब इसमें है ना हम किनशिप भी बताएंगे। किनशिप, इसमें किनशिप में बताएँगे कि जॉइंट फैमिली का डिक्लाइन हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनी है, बट शादी के लिए कास्ट और किनशिप नेटवर्क अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर है। मैट्रिमोनियल एप्स इसका प्रूफ है। और फिर बताएँगे विलेज। विलेज में हम क्या बताएँगे कि ट्रेडिशनल पंचायत को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने रिप्लेस किया और कास्ट और किनशिप अभी भी लोकल पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं। फिर हम बताएँगे कल्चरल कंटिन्यूटी। कल्चरल कंटिन्यूटी में योगेंद्र सिंह का सबसे बड़ा पॉइंट था कि इंडिया में ट्रेडिशन डज नॉट वैनिश, इट ट्रांसफॉर्म्स। इंडिविजुअलिज्म और रैशनैलिटी आ गए एक तरह से, लेकिन रिलीजियसिटी और कलेक्टिविज्म अभी भी सर्वाइव करते हैं। डेमोक्रेसी तो चलती है, बट कास्ट बेस्ड वोटिंग भी साथ साथ चलता है। दिस इज अ कंटिन्यूटी विद द चेंज। एग्जाम्पल में बता देंगे हम ये। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि फीचर्स ऑफ सिंह। इनके क्या है कि इस थीसिस के 3 कोर फीचर्स हैं। 3 कोर फीचर्स में सबसे पहला हम बताएँगे इसमें सिलेक्टिव अडॉप्टेशन। ट्रेडिशन अपना कलर बदल के मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को अपना लेती है। फिर प्लूरलिस्ट मॉडर्निटीज़, इंडिया के मॉडर्नाइजेशन वेस्ट जैसा नहीं था, अपना यूनिक है एक तरह से। रेजिलियंस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन डज़न्ट डाई, इट रीइन्वेंट्स इटसेल्फ। तो ये आपको समझ आ गया होगा रेजिलियंस वन नहीं बताएँगे कि एक तरह से रीइन्वेंट करना है। अब प्रेज़ेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रिलेवेंस है? अभी के इंडिया में भी जो योगेंद्र सिंह का थीसिस है ना वो रिलेवेंट है। जैसे कि कास्ट, रिजर्वेशन डिबेट्स और ओबीसी मोबिलाइजेशन। ये दिखाता है कि कास्ट अभी सेंट्रल है, पर अर्बनाइजेशन और एजुकेशन कास्ट को चैलेंज भी कर रहा है। फैमिली में बताएंगे हम शायद अपार्टमेंट्स में जॉइंट फैमिली ना हो, बट मेट्रोमनी में कास्ट फिल्टर अभी भी है। और रिलीजन में हम बताएंगे कि रिलीजन में न्यू स्पिरिचुअल मूवमेंट जैसे कि इस्कॉन और आर्ट ऑफ लिविंग। मॉडर्न मीडिया प्लस ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी का एक तरह से मिक्स है। पॉलिटिक्स पंचायती राज से डेमोक्रेसी आई, पर गाँव के एलिट अभी भी रूल करते हैं। इन शॉर्ट जो सिंह का फ्रेमवर्क था स्टिल एक्सप्लेन 21st सेंचुरी इंडिया। अब एक क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। क्रिटिसिज्म में ये बताएँगे हम कि सिंह ने ट्रेडिशन मॉडर्निटी के कॉम्प्लेक्स साइड को जो कॉन्फ्लिक्ट साइड था ना, उसे अंडर एस्टिमेट किया। जैसे कि कास्ट वायलेंस, कम्युनल राइट्स,
आप सबाल्टर्न स्कॉलर बोलते हैं कि उनका जो व्यू था वो एलिट सेंट्रिक था, राष्ट्र स्ट्रगल को इग्नोर करते हैं वो। और ग्लोबलाइजेशन ने नए डायमेंशन ऐड किए, जैसे कंज्यूमरिज्म, बॉलीवुड वेडिंग, इंस्टा स्पिरिचुअलिटी, जो सिंह के टाइम में इमेजिन भी नहीं किए जा सकते थे। सो दिस थीसिस पावरफुल बट नॉट कंप्लीट। तो कंक्लूजन हम बताएंगे कि योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन एक सिंथेसिस है, ट्रेडिशन भी है, मॉडर्निटी भी है। वी आर नॉट वेस्टर्न कॉपीज, बेसिकली वी आर आवर ओन सिविलाइजेशनल ब्लेंड। इस थीसिस के बिना आज का इंडियन सोसाइटी समझना मुश्किल है, चाहे कास्ट हो, फैमिली हो या रिलीजन हो। तो इसके रिलेवेंस से इंस्पायर हमने कंक्लूड कर दिया इसे। फिर यहाँ पे हम ये समझ आता है हमें कि इंडिया की कहानी एक ही चीज बताती है कि कंटिन्यूटी और चेंज को हैंड इन हैंड, एंड दैट इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, डिस्कस द पैराडिगम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड एनालाइजिंग सोशल चेंज इन इंडिया। 2015 का पीवाईक्यू ट्रेंड मार्कर। इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट मतलब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था उससे सेम ही है, लेकिन कुछ अपनों को अलग पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, पैराडिगम शिफ्ट वाला। तो इसमें देखते हैं हम कि हमें ये तो पता है कि योगेंद्र सिंह ने अपनी बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में जबरदस्त थीसिस दिया है। उनका कहना था कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इज नॉट अबाउट रिप्लेसमेंट, इट इज अबाउट री इंटरप्रिटेशन। मतलब यहाँ मॉडर्निटी आई लेकिन उसने ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे अडॉप्ट और रीशेप कर दिया था। तो ये हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे, पैराडिगम ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन में सोशल चेंज को एनालाइज करते हुए। और ये हमारी अप्रोच मतलब यही रहेगी कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसे सिलेक्टिव अडेप्टेशन का बताएंगे, अलग अलग सेंस में, कास्ट, किनशिप, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक में। फिर हाइब्रिड मॉडर्निटी इस पे एम्फेसाइज करते हुए इसे कंक्लूड कर देंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे योगेंद्र सिंह का रेफरेंस देंगे हम ऑलरेडी, कि ये जो है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कास्ट, किनशिप और रिलीजन एक तरह से रीशेप, इरेज नहीं हुए मॉडर्निटी से ये चीज़ें। फिर हम कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में से एक्सप्लेन करेंगे। पहले कास्ट का मतलब था सिर्फ रिचुअल हायरार्की, लेकिन आज कास्ट एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैपिटल बन गया। मंडल कमीशन के बाद जो बैकवर्ड कास्ट थी ना, बैकवर्ड कास्ट ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके पावर हासिल की, जैसे कि रजनी कोठारी कहती हैं, कास्ट हैज एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स हैज एंटर्ड कास्ट। फिर किनशिप और फैमिली के सेंस में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जॉइंट फैमिलीज अब अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर हो गई हैं, लेकिन किनशिप टाइज अब भी मैरिजेस और डायस्पोरा सपोर्ट में सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। गिडेंस कहते हैं कि मॉडर्निटी इज रिफ्लेक्सिव, यानी हम फैमिली और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच नेगोशिएट करते हैं। तो ये है किनशिप एंड फैमिली। और फिर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी बताएंगे। ट्रेडिशन ने रिलीजन को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था इसमें, बल्कि इस्कॉन आर्ट ऑफ लिविंग ऑनलाइन सत्संग दिखाते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मॉडर्न मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के साथ मर्ज हो गई थी। दिस इज द फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी। वुमेन और जेंडर रोल बताएंगे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लॉज और मूवमेंट्स से वुमेन को एम्पावर किया, लेकिन पेट्रियार्की अब भी डोमिनेंट है। फीमेल एलिट सिर्फ 24% है, और गिल्डन बोलते हैं कि वुमेन एम्बडी नेगोशिएटेड मॉडर्निटी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं वुमेन एंड जेंडर रोल्स में इसमें। फिर इकोनॉमी एंड मार्केट। इकोनॉमी एंड मार्केट 1991 का जो लाइबराइजेशन हुआ था ना, लाइबराइजेशन के बाद ग्लोबल कंज्यूमरिज्म आया, लेकिन उसने भी ट्रेडिशन एक तरह से आ गया था। मैकडॉनल्ड्स इंडिया मैकडॉनल्ड्स इंडिया जैन और वेज मेन्यू बनाता है एक तरह से। बॉलीवुड वेडिंग्स में ग्लोबल ग्लैमर है, प्लस ट्रेडिशनल रस्में दोनों मिक्स होती हैं। तो ये है हाइब्रिड कंज्यूमरिज्म। हाइब्रिड कंज्यूमरिज्म एक तरह से यहाँ पे अभिजीत पाठक को कोट करके हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी परफेक्ट एग्जांपल है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन का। ये हम एक्सप्लेन करेंगे पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी में, और बताएंगे कि पार्लियामेंट और इलेक्शन बिल्कुल मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, पर कास्ट कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग पैटर्न अभी भी है। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि रूरल वोटर्स का 70% कास्ट इन्फ्लुएंस से वोट करता है। कल्चरल मीडिया के सेंस यहाँ पे रजनी कोठारी को भी कोट कर लेंगे हम। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सोशल आइडेंटिटी। फिर कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि इंस्टाग्राम पूजास होती है, मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं कास्ट फिल्टर के साथ, बॉलीवुड की शादी सॉन्ग,
तो ये सब हाइब्रिड मॉडर्निटीज है। योगेंद्र सिंह आईटी आर्ग्यू कि मॉडर्नाइजेशन इंडिया इज स्टोरी ऑफ मल्टीपल मॉडर्निटीज, नॉट अ ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन इज नॉट इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन, ये मल्टीपल मॉडर्निटीज हाइब्रिड फॉर्म्स को बता रहा है। एक कंक्लूजन में बता देंगे हम कि कंक्लूजन में सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का मतलब है कंटिन्यूटी विद चेंज। हम एक ऐसी सोसाइटी बना चुके हैं जब हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ चल रही हैं। इंडियाज मॉडर्निटी इज यूनिक बिकॉज इट डज नॉट इरेज द पास्ट, इट री इन्वेंट्स इट। तो आपको समझ आ गया होगा ये। आप क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सेक्युलरिज्म वाज एन आउटकम ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म। इस पे कमेंट करना है। इसमें ये 2020 का 20 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में सेक्युलरिज्म का मतलब समझाएंगे कि सेक्युलरिज्म का मतलब सबसे पहले होता क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब हम बताएंगे कि सेक्युलरिज्म स्टेट का मतलब इसमें क्या होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, सबको पता ही है। और सभी धर्मों के जो प्रति है ना, वह इक्वल रिस्पेक्ट होता है। 20th सेंचुरी के दौरान एक नया करंट उभर के आया था, ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म, जो रैशनैलिटी और इक्वालिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी पर बेस्ड था। इसी से मॉडर्न सेक्युलरिज्म का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना था। तो सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इट इज द ट्रिम्प ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और डोमा। इस तरह से भी हम बता सकते हैं, फॉर्मूला सेंस में भी बता सकते हैं। ये आपको याद रहेगा, इसे मैंने इसलिए बताया यहाँ पे। तो रैशनैलिटी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी पे बेस्ड 20th सेंचुरी का ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म। अब इसके हम मेन बॉडी में हम ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म को डिफाइन करेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि वाज एन आउटकम ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म। ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म क्या होता है कि ये एक मूवमेंट था जो ट्रेडिशन के नाम पर ऑपरेशन को चैलेंज करता था। इसका बेस था रैशनलिज्म प्लस इग्लिटेरियनिज्म प्लस राइट्स कॉन्शियसनेस। ईपी थॉमसन को बताएंगे हम यहाँ पे। ईपी थॉमसन का ने कहा था कि मॉडर्न रेडिकलिज्म इज रूटेड इन द परस्यूट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये हम उन्हें कोट करके इसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका बेस था रैशनलिज्म, अब वही तो बता दिया मैंने, तो ये 3 वर्ड्स लिखना मत भूलिएगा इसको एक्सप्लेन करते हुए। फिर ग्लोबल डेमोक्रेटिक करंट्स में हम बताएँगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड के बाद डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की एक वेव आई थी। यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने सेक्युलर और लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया था। फैसिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट सेक्युलर थॉट की एक शील्ड बन गया था। और सेक्युलरिज्म इमर्ज एज अ ह्यूमैनिटीज रिस्पॉन्स टू अथॉरिटेरियनिज्म एंड ब्लाइंड फेथ। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्टेक्स्ट। गांधी जी का सर्वधर्म समभाव, तो यहाँ पे बताएंगे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। और फिर जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल आउटलुक का तो सेक्युलर स्टेट का बेस बनाया था। नेशनल मूवमेंट ने ही सेक्युलर स्पिरिट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में फूले, ज्योतिबा फूले, पेरियार, अम्बेडकर, इन सबको बताएंगे कोट करते हुए कि ये जो रिफॉर्मर्स थे, मतलब इनका रिफॉर्मर के सेंस में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने एक तरह से कास्ट और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया था। और उनका रेडिकल ह्यूमनिज्म ही सेक्युलरिज्म की सोशल सॉइल था। इस तरह से विदाउट सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म वुड हैव बीन हॉलो, एक तरह से खाली और खोखला होगा। तो 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स के नाम यहाँ मेंशन करना है, ज्योतिबा फुले, पेरियार और बी आर अम्बेडकर जी। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बॉडीमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलरिज्म को एक्सप्लिसिटली इंश्योर किया था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बॉडीमेंट में हम ये बताएंगे, यहाँ पे अम्बेडकर जी को मेंशन करेंगे कि स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस सेक्युलरिज्म को बताता है इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम फिफ्थ पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म एज आइडियोलॉजी, यहाँ पे रिलीजन और अथॉरिटेरियन कम्युनिज्म दोनों को रिजेक्ट किया गया था। इसका एम्फेसिस था रैशनैलिटी पे, रेडिकल ह्यूमनिज्म का। रैशनैलिटी, एथिकल पॉलिटिक्स, ह्यूमन फ्रीडम, इस पे इनका फोकस था। ये सेकुलरिज्म फिर फिलोसफिकल डेप्थ देता है एक तरह से।
तो यहाँ पे हम एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म को बताते हुए एक्सप्लेन करेंगे इसे रेडिकल ह्यूमनिज्म एज आइडियोलॉजी। फिर कंटेम्प्रेरी रिफ्लेक्शंस में कम्युनल चैलेंजेस को हम बता सकते हैं यहाँ पे। कम्युनल चैलेंजेस में सेक्युलरिज्म टेस्टेड बाय कम्युनलिज्म, यहाँ पे बाबरी मस्जिद का बता सकते हैं, लिंचिंग इंसिडेंट बता सकते हैं। ये जो इवेंट्स थे इन्होंने सेक्युलर फैब्रिक को टेस्ट किया था एक तरह से, और जुडिशरी ने रिपीटेडली अपहोल्ड करा कि सेक्युलरिज्म एक तरह से इंश्योर मतलब सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे, एक तरह से अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स थी, केशवानंद भारती केस जो हुआ था सेक्युलरिज्म को बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सेक्युलरिज्म सर्वाइव बिकॉज इट रूटेड नॉट इन द कन्वीनियंस बट इन कन्विक्शन। अब कंक्लूजन में बताएंगे कि 20वीं सेंचुरी का जो ह्यूमनिस्टिक रेडिकलिज्म है ना, ने एक नया एरा की शुरुआत करी थी जहाँ रीजन ओवर फेथ, इक्वालिटी ओवर हायरार्की और ह्यूमन डिग्निटी ओवर डिग्मा को प्लेस दी गई थी। सेकुलरिज्म ऐसी रेडिकल स्पिरिट का प्रोडक्ट है। इट इज नॉट जस्ट अ न्यूट्रलिटी ऑफ अ स्टेट बट एन एथिकल कमिटमेंट टू ह्यूमन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो ये शॉर्ट करता है फ्रीडम, इक्वालिटी और रैशनल सोशल ऑर्डर। इस नोट पे हम इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये टोटल हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा 2 टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।